अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग डेटाबेस सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट डेटाबेस मॉडल्स अवेलेबल। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारे पास, डेटाबेस मॉडल क्या है और उस मॉडल के आगे टाइप्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज़ अ डेटाबेस मॉडल। तो मॉडल की डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइंस हाउ डेटाबेस ऑर्गेनाइजेस डाटा। तो देखिए ना, डेटाबेस हमने लास्ट टाइम डेटाबेस मॉडल में डायग्राम देखा था कि डीबीएमएस डाटा डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। अब डेटाबेस में स्टोर करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होगी कि ऐसे ही वो बेतरतीबा डाटा स्टोर कर देगा। तो डाटा की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, लॉजिकल अरेंजमेंट क्या होगी बैक एंड पे, वो उससे बोलते हैं डेटाबेस मॉडल। मतलब कोई भी डेटाबेस है वो किसी मॉडल को फॉलो करके उस तरह से डाटा अपना ऑर्गेनाइज करेगी। तो हमारे पास तीन तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं, हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है और रिलेशनल मॉडल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी डेटाबेस मॉडल्स आर अवेलेबल। तो तीन है हमारे पास, हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में हमारे पास जो डाटा अरेंज होता है वो हमारे पास होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। किसमें होता है हमारे पास डाटा अरेंज? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। यहाँ पर हम लोग हर एंटिटी को नोड बोलते हैं, या जितनी भी एंटिटीज़ हैं उन्हें नोड या सेगमेंट बोला जाता है। मीन्स ईच नोड रिप्रेजेंट्स पार्टिकुलर एंटिटी। जैसे यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल के अंदर एंटिटीज़ लिखी हैं, इन्हें एंटिटीज़ भी बोलेंगे और इन्हीं एंटिटीज़ को क्या बोलेंगे? नोड। एंटिटी क्या होती है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंटिटीज एनीथिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस। जिसके बारे में भी डाटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है उसे एंटिटी बोलते हैं। लाइक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर है तो स्टूडेंट एंटिटी है, टीचर के बारे में स्टोर है, टीचर एंटिटी है। ये बोर्ड है हमारे पास, इस वाइट बोर्ड के जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स है वो डाटाबेस के अंदर स्टोर है, तो वाइट बोर्ड हमारे पास क्या बन जाएगा? एंटिटी। मीन्स इट कैन बी पर्सन, प्लेस और थिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन और डाटा इज स्टोर्ड इन अ डाटाबेस। तो हर एंटिटी को यहाँ पे नोड बोलते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करें, ये जो हमारे पास एंटिटीज़ हैं इस तरह से हायरार्की में हैं। एंटिटीज़ आर ऑर्गेनाइज इन पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। ये जो अपर लेवल एंटिटी है वो पेरेंट है, जो लोअर लेवल एंटिटीज़ हैं उन्हें बोलते हैं चाइल्ड। मतलब ये एंटिटी 1 और एंटिटी 2 की पेरेंट है। एंटिटी 6 और 7 का पेरेंट एंटिटी क्या होगी? 3। एंटिटी 4, 5 इसका पेरेंट 2 है। एंटिटी 8 और 9 इसका पेरेंट 4 है। और एंटिटी 10 का हमारे पास पेरेंट क्या है? 5। मतलब जो अपर लेवल एंटिटी है या नोड है वो पेरेंट कहलाएगा, जो लोअर लेवल है उसके लोअर लेवल नीचे हमारे पास हैं वो उसके चाइल्ड होंगे। यहाँ पर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अ चाइल्ड कैन हैव ओनली वन पेरेंट। मतलब इस चाइल्ड को देखें तो इसका एक ही पेरेंट है, इस चाइल्ड को देखें तो इसका एक ही पेरेंट है। चाइल्ड का पेरेंट एक होगा, लेकिन एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। मतलब इसके 2 चाइल्ड हैं, इसका एक ही चाइल्ड है, इसके 2 चाइल्ड हैं, इसके भी हमारे पास कितने चाइल्ड हैं? 2 चाइल्ड हैं। तो एक पेरेंट एंटिटी के एक से ज़्यादा चाइल्ड्स हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड एंटिटी का पेरेंट हमारे पास कितने होंगे? एक ही होगा। एक से ज़्यादा पेरेंट हायरार्किकल मॉडल के अंदर नहीं होंगे, ठीक हो गए। और इसी हायरार्किकल मॉडल को इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। मतलब ये ट्री लाइक हमारे पास डाटा अरेंज करते हैं। अब देखें ट्री तो नज़र नहीं आ रही, इन्वर्टेड ट्री मतलब इसी डायग्राम को अगर उल्टा दें हम लोग तो ये हमारे पास ट्री की फॉर्म हो जाती है। इसी को अगर उल्टा दें तो हमारे पास क्या बन जाती है? ट्री। इन्वर्टेड ट्री मतलब उल्टा दरख्त कह लें। अगर इसको उल्टा दें तो हमारे पास ट्री का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे पास सबसे अपर लेवल के ऊपर फर्स्ट एंटिटी होती है, इस एंटिटी को बोलते हैं रूट। मतलब यहाँ से ये हायरार्की स्टार्ट हुई है। जो अपर लेवल एंटिटी है उसे क्या बोलते हैं? रूट। अगर इसको उल्टा दें तो हमारे पास रूट और उसकी ये क्या बन जाएंगी? ब्रांचेस बन जाएंगी। तो हायरार्किकल मॉडल के अंदर डाटा ऑर्गेनाइज होता है पेरेंट चाइल्ड मैनर के अंदर। चाइल्ड नोट कैन हैव ओनली वन पेरेंट, बट अ पेरेंट कैन हैव 1 और मैनी चाइल्ड्स। पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, हो सकता है चाइल्ड ना हो इनके आगे चाइल्ड्स नहीं है, लेकिन चाइल्ड के पेरेंट एक ही होगा, एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं होंगे, ठीक हो गए। तो ये हमारे पास अर्ली मॉडल्स में से यूज़ है हायरार्किकल मॉडल। इससे ज़्यादा हमारे पास फ्लेक्सिबल मॉडल है नेटवर्क मॉडल।
नेटवर्क मॉडल के अंदर ये वाली जो कंडीशन थी, अ चाइल्ड कैन हैव ओनली वन पेरेंट, ये ख़त्म कर दी गई। मतलब एक चाइल्ड नोड के एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 5 एंटिटीज़ यहाँ पर ली हैं, ये 500 आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये 500 हमारे पास आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे एंटिटी 3 जो है, एंटिटी 1 एंटिटी 3 के पेरेंट है और एंटिटी 3 का पेरेंट एक और भी है, कौन है, एंटिटी 2। अब कैसे पता चलेगा कि कौन चाइल्ड है कौन पेरेंट है, सारे तो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है, चाइल्ड नोड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एरोस, जिसकी तरफ ये एरो है वो चाइल्ड है, जहाँ से वो एरो आ रहा है वो क्या है, पेरेंट है। अब ये दो एंटिटीज़ का चाइल्ड है, एंटिटी 2 और एंटिटी 1। ये एंटिटी 2 इसका पेरेंट कौन है, एंटिटी 1 है। एंटिटी 4 का पेरेंट एंटिटी 2 है। एंटिटी 5 के 3 पेरेंट्स हैं, एंटिटी 3, 2 और 4। तो यहाँ पर जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमने देखा था कि एक सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ एंटिटीज़ बन जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, नेटवर्क मॉडल। मीन्स अ चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट एंड चाइल्ड नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरोस इन द नेटवर्क, बट दिस मॉडल रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्स डायग्राम। अब देखो 5 एंटिटीज़ हैं तो डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ पर ये प्लेन चलता जा रहा है, हायरार्की में जा रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर हमारे पास एंटिटीज़ की तादाद बढ़ती जाएगी, इंटरेक्शन आपस में बढ़ेगी, तो डायग्राम को ड्रा करना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है। ये हमारे पास नेटवर्क मॉडल। अब डेटाबेस के 3 मॉडल्स हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल मॉडल। तीनों में से जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और यूज़ होने वाला मॉडल है वो हमारे पास है रिलेशनल मॉडल। ये दोनों मॉडल आप यूज़ नहीं करते, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम लोग रिमेनिंग चैप्टर्स में जिस मॉडल की बात करेंगे वो होगा रिलेशनल मॉडल। इस मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया था डॉक्टर एजर फ्रैंक कोड ने, कब, 1970 में। EF कोड भी बोलते हैं, डॉक्टर EF कोड भी इसको बोलते हैं। एजर फ्रैंक मतलब EF कोड बोलते हैं इसे। अब ये कब इंट्रोड्यूस करवाया इसने, 1970s में डेटाबेसिस के लिए। अब ये डॉक्टर एजर फ्रैंक ने क्या किया, इसने मैथमेटिक्स में से सेट थ्योरी के रूल्स अप्लाई किए डेटाबेसिस के ऊपर, ताकि जो हमारे पास लार्ज डेटाबेसिस हैं उन्हें स्मूथली प्रोसेस किया जाए, ठीक हो गया। बिजनेस के अंदर जब डेटाबेसिस यूज़ हुई तो ये मॉडल्स हमारे लिए इतने फ्लेक्सिबल नहीं थे। इन सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल था हमारे पास रिलेशनल मॉडल, जो डॉक्टर एजर फ्रैंक कोड ने इंट्रोड्यूस करवाया 1970 में, ठीक है। अब इसने क्या किया, मैथमेटिशियन था, इसने मैथमेटिक्स के अंदर जो सेट थ्योरी है उनके रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया या अप्लाई किया डेटाबेसिस के ऊपर, ताकि हम लोग डेटाबेस को अंदर डाटा को मैनेज करें। अब सेट थ्योरी के अंदर हम लोग जो टर्म्स यूज़ करते हैं, मैं इसको रेज कर लेती हूँ। अब ये सेट बाइनरी रिलेशंस पढ़ चुके हैं मैथ के अंदर। लाइक ए हमारे पास सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, बी है हमारे पास 4 6। तो आपने इनके बाइनरी रिलेशन फाइंड किए हुए हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। इसको आप लिखते हैं 1 को 4 के साथ, 1 को 6 के साथ, सॉरी 1 को 4 के साथ, हाँ जी ठीक है, 1 को 6 के साथ। इसी तरह 2 4 2 6 3 4 और 3 6। ये मैथ्स के अंदर आप लोग इस तरह से क्वेश्चंस पर फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी, सेट वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये रिलेशन ए है, रिलेशन बी है। इनका ये मैंने सिंपल एग्जांपल के तौर पर क्रॉस इनका फाइंड किया है बाइनरी रिलेशंस का, ठीक हो गया। अब यही हमारे पास कॉन्सेप्ट उसने रिलेशन के अप्लाई कर दिए डेटाबेसिस के अंदर। और यहाँ पे डेटाबेसिस के अंदर हमारे पास जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है इसमें 2 डायमेंशनल टेबल्स के अंदर, उन टेबल्स को क्या बोलते हैं, रिलेशंस। मतलब हमारे पास जो टेबल है उसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। एक हमारे पास उसके अंदर क्या होते हैं, ये रोज़ है, इन्हें क्या बोलते हैं, रोज़। और ये जो वर्टिकल हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो 2 डायमेंशनल अरे ऑफ डाटा, ठीक हो गया। मतलब जब वो कहता है डाटा स्टोर करना है तो इस तरह से 2 डायमेंशनल मतलब रोज़ और कॉलम्स के अंदर डाटा स्टोर करें, इन्हें प्रोसेस करने का हमारे पास नेक्स्ट सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब यहाँ पे ये जो 2 डायमेंशनल अरे ऑफ डाटा है
इसे बोलते हैं टेबल्स। ये रोज़ और कॉलम्स मिलकर क्या बनाते हैं, टेबल। और टेबल के लिए उसने टर्म जो यूज़ की वो क्या थी, वो कहता है कि आप इसे टेबल नहीं बोलेंगे, आप इसे क्या बोलेंगे, रिलेशन। यही रिलेशन, जैसे ए रिलेशन है, बी रिलेशन है, वो कहता है इसी तरह से आप इसे टेबल नहीं बोलेंगे। डेटाबेसिस के अंदर, रिलेशन मॉडल के अंदर टेबल के लिए एक नई टर्म उसने इंट्रोड्यूस करवाई जो कि हमारे पास क्या थी, रिलेशन। वो कहता है जो जितना भी आपने डाटा स्टोर करना है, जितनी भी एंटिटीज़ हैं, हर एंटिटी के लिए एक टेबल क्रिएट कर लें, उसके अंदर डाटा स्टोर कर दें। मीन्स वी स्टोर डाटा ऑफ वन एंटिटी इन वन रिलेशन। हर एंटिटी का डाटा एक रिलेशन के अंदर स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का डाटा है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, इसके और भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमने इस टेबल के अंदर स्टोर किए हैं। उसके रिजल्ट का डाटा कहाँ पर स्टोर किया है, टेबल के अंदर। जितना भी डाटा है वो किस में स्टोर करना है, टेबल के अंदर। और टेबल को क्या बोलेंगे, रिलेशन। टेबल को क्या बोलेंगे, रिलेशन। मीन्स रिलेशन इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज फॉर दी टेबल। टेबल के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिलेशन। अब ये हमारे पास दो रिलेशन है। ये हमारे पास पहले वाला जो रिलेशन है ये है स्टूडेंट रिलेशन, मतलब स्टूडेंट का डाटा इसमें स्टोर है, और इसमें उसका क्या स्टोर है, रिजल्ट रिलेशन, स्टूडेंट रिलेशन। अब दो एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है, दो एंटिटीज़ के दरमियान जो हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप है, वो यहाँ पर डिफरेंट कीज़ की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी की होती है और फॉरेन की होती है। एक टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है, दूसरे के अंदर वो फॉरेन की होती है। कीज़ वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। लाइक हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एंटिटीज़ यहाँ पे एरोज़ की मदद से हमने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं कि इस एंटिटी के ये दो चाइल्ड हैं, इनके फर्दर चाइल्ड्स हैं, मतलब ये एंटिटीज़ आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो दो एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है यहाँ पर भी होगा, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट रिलेशन या स्टूडेंट एंटिटी के लिए हमने टेबल क्रिएट किया है, यहाँ पर रिजल्ट के लिए किया है। तो दो टेबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपने देखना है कि दो टेबल्स के अंदर कॉमन डाटा कौन से है, मतलब कौन सा ऐसा कॉलम है तो जो दोनों में है। यहाँ पे देखिए, इस टेबल के अंदर रोल नंबर और इस टेबल के अंदर रोल नंबर सेम है, तो दो टेबल्स का रिलेशनशिप बनेगा। तो दो रिलेशंस का बेसिकली टेबल के लिए टर्म है रिलेशन। तो दो रिलेशन का आपस में रिलेशनशिप होगा किस बेस के ऊपर, अगर दो टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं वो सेम हो जाएं। मतलब यहाँ पर रोल नंबर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी रोल नंबर आ रहा है, तो ये दो टेबल्स के अंदर सेम कॉलम है, एक टेबल का डाटा दूसरे के अंदर यूज़ हो रहा होगा, तो हाँ इन दोनों का आपस में क्या बनेगा, रिलेशनशिप। मीन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशन इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन डाटा ऑफ टू रिलेशंस। मतलब दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन है उसकी बेस पर होगा। यहाँ पर रिलेशनशिप किसका है, रोल नंबर की बेस पे बनता है। देखें, इस टेबल के अंदर स्टोर का रोल नंबर, नेम और एड्रेस स्टोर है। इस टेबल के अंदर उसका रोल नंबर, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स ये स्टोर है। तो ये बता रहा है कि रोल नंबर 1 स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, उसका सब्जेक्ट इंग्लिश है, टोटल मार्क्स 100 है, उसके ऑब्टेन मार्क्स 90 है। इसी तरह से 1 ही है रोल नंबर, मैथ है, 100 में से 100 है उसके मार्क्स। अब ये रोल नंबर 1 ये कौन सा स्टूडेंट है, ये हमें स्टूडेंट टेबल में आके देख लेंगे कि रोल नंबर 1 है, नेम उमर है, एड्रेस उसका ABC कोई भी एड्रेस है। तो यहाँ से रिज़ल्ट से स्टूडेंट टेबल के अंदर आके स्टूडेंट का डाटा उसे हमें मिल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट का ही रिज़ल्ट है, किस स्टूडेंट का है उसका रेफरेंस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो दो टेबल्स के दरमियान जो यहाँ पर रिलेशनशिप है वो होता है ऑन द बेस ऑफ कॉमन डाटा, मतलब कोई ना कोई ऐसा कॉलम होगा जो दोनों में सेम होगा, जो बताएगा कि ये डाटा किसका है। ये रोल नंबर 1 का है, इसी तरह रोल नंबर 2 के इंग्लिश में से 100 में से 49 है, रोल नंबर 2 पर नेम क्या है, अली है, क्लास एड्रेस ABC है। तो ये हमारे पास डेटाबेस मॉडल्स हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे मतलब जो आसान सा क्वेश्चन है मतलब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई भी इसमें रट्टे वाली बात नहीं है। डेटाबेस मॉडल मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस हाउ डेटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। 3 मॉडल है हमारे पास, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में क्या था हमारे पास, डाटा इज स्टोर्ड इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, द अपर लेवल नोड इज कॉल्ड पेरेंट एंड लोअर लेवल नोड इज कॉल्ड चाइल्ड, एंड जो सबसे अपर नोड है उसे क्या बोलते हैं, रूट नोड।
ठीक हो गया। और उसके जो सब ऑर्डिनेट है, जो नीचे लेवल के ऊपर हैं, वो हमारे पास होते हैं चाइल्ड, मतलब एवरी नोड इज़ अ पेरेंट ऑफ इट्स सब ऑर्डिनेट, मतलब जो उसके नीचे हैं उनका वो क्या होगा, पेरेंट होगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी, चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट, एक चाइल्ड का पेरेंट एक ही होगा, मतलब एंटिटी 8 है या 9 है, इन दो के सेम है, पेरेंट एक ही है, एंटिटी 8 का भी एक ही पेरेंट है, एक से ज़्यादा नहीं है। एक चाइल्ड नोड के एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते किसमें, हायरार्किकल मॉडल के अंदर। और नेटवर्क मॉडल के अंदर यही पॉइंट ख़त्म कर दिया गया कि एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। और जो चाइल्ड है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, जिसकी तरफ एरो होगा वो चाइल्ड है, जहाँ से वो एरो आ रहा है वो क्या होगा, पेरेंट। मतलब यहाँ पर एक एंटिटी एक से ज़्यादा की पेरेंट भी हो सकती है और चाइल्ड भी हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास डायग्राम है वो कम्प्लेक्स हो जाता है नेटवर्क मॉडल के अंदर, लेकिन नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल से ज़्यादा क्या है, फ्लेक्सिबल है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ये थी कि एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते, यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कम्प्लेक्सिटी क्या है, डायग्राम बनाना, अंडरस्टैंड करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल मॉडल है, जो डॉक्टर E.F. टोड ने 1970s में इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि हमारे पास है रिलेशनल मॉडल। वो कहता है जितना भी डाटा, हर एंटिटी का डाटा एक रिलेशन के अंदर स्टोर कर। रिलेशन क्या होता है, टेबल, और टेबल के अंदर क्या होते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स, और दो टेबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा वो किस बेस के बनेगा, उन टेबल्स के अंदर जो डाटा कॉमन होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स, उसके फीचर्स, इसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।